शिखर पर जाने की चाहत है तो शिखर पर जाने की चाहत है तो अपने काम में मिटना सीखो। आपके चरणों में दीप जलाएंगे लोग, बस अपनी सफलता की कहानी लिखना सीखो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने चैनल आरुष्य नर्सरी में हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोग अब तक मेघदूतम के पूर्व मेघ के 1 से लेकर के 14 श्लोकों तक के अध्ययन कर चुके हैं और उससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख चुके हैं। आइए अब उसके आगे यानी 15वें श्लोक से आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और उसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो 15वां श्लोक आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से है। रत्न छाया व्यतिकर एव, यक्ष मेघ से कह रहा है कि रत्न छाया व्यतिकर एव प्रेक्षम एतत् पुरस्तात्, प्रेक्षम एतत् पुरस्तात् वर्मिकाग्रात प्रभवति धनुखंडम आखंडलस्य येन श्यामम वपुः अतितराम कांतिम आपत्यते ते बरहेरेव स्फुरित रुचिना गोपवेशस्य विश्लो। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि मेघ की उपमा गोपवेशधारी विष्णु से दी गई। मेघ की उपमा किससे दी गई है? गोपवेशधारी विष्णु से। ये प्रश्न पूछा हुआ टेस्टी में कि पूर्व मेघ में मेघ की उपमा किससे दी गई है? तो गोपवेशधारी विष्णु से दी गई है। अब आइए शुरू से अर्थ देखते हैं कि रत्न छाया व्यतिकर एव, इसको ऐसा लेंगे कि रत्नों की छाया के व्यतिक्रम मिश्रण के समान, रत्नों की छाया के मिश्रण के समान, माने दर्शनीय, देखने योग्य, एतत् माने यह, पुरस्तात् माने तुम्हारे सामने से, बल्मिक अग्रात भगवती, बल्मिक के अग्रभाग से उत्पन्न हो रहा निकल रहा है। धनुखंडम, इन धनुष, धनुखंडम माने धनुष का टुकड़ा और आखंडल माने इन, हो जाएगा इन धनुष का यह सुनहरा रंग बल्मिक अग्रात प्रभवती, बल्मिक के अग्रभाग से निकल रहा है, उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इन जिससे तुम्हारा वपुन शरीर, जिससे श्यामम वपु, उससे तुम्हारा सांवला शरीर, अतितराम माने अत्यधिक, अतितराम में तम प्रत्यय है, अत्यंत कांति आपत्त्यते, कांति को प्राप्त हो रहा है, अत्यंत शोभित हो रहा है। ठीक, और बरहेव, बरहेव माने मोर पंखधारी, भगवान विष्णु के समान मोर पंख धारण किए हुए और गोप वेशधारी विष्णु के समान स्फुरित रुचिना, अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कल्पना किया गया है, संभावना किया गया है। यहाँ पर जो बल्मिक शब्द आया है, ठीक है, बल्मिक माने क्या होता है? वावी या दीमक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आकाश में छोटे छोटे बादल हैं उसको बल्मिक कहा गया है कि भाई मेघ आकाश में है और उसके साथ सब बादल हैं, तो आकाश में मेघ विचरण कर रहा है, आकाश में मेघ है और उसके पीछे से जो इंद्रधनुष निकल रहा है, यहाँ पर बल्मिक यानी जो मेघ खंड है, मेघ छोटे टुकड़े हैं, उन सभी मेघों को क्या बता दिया गया? विष्णु। और उसके पीछे से जो निकलने वाला इंद्रधनुष है वो क्या हो गया? विष्णु, मोर पंख धारण किए हुए विष्णु हो गया। तो आकाश में जो सब मेघ है वो हो गया बल्मिक, और उस मेघ की उपमा दी गई है गोपवेशधारी विष्णु से,
और जो मेघ के पीछे से इंद्रधनुष निकल रहा है, उस मेघ यानी वाल्मीकि के पीछे जो इंद्रधनुष निकल रहा है वो हो गया, उसकी आभा हो गई मोर पंख। मोर पंख की भी सतरंगी आभा और जो इंद्रधनुष है उसकी भी सतरंगी आभा। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो भगवान विष्णु, गोप वेशधारी भगवान विष्णु अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए, यहाँ पे ये कल्पना की गई। रत्न छाया व्यतिकरी, रत्नों की छाया के समागम के समान, जिस प्रकार से कई रत्न हीरे मोती सोने चांदी मूंगा नीलमणि इत्यादि को साथ में रख देने से उसमें जो आभा प्रकट होगी, सतरंगी आभा प्रकट होगी, ठीक वही आभा किसकी है? धनुष की है। तो रत्न छाया व्यतिकरी, रत्नों के समागम की छाया के समान या रत्नों के मिश्रण की छाया के समान, मान लिया पुरस्कार जो तुम्हारे सामने से निकल रहा है, क्या? धनु खंडम अखंडल, इन धनुष जो तुम्हारे सामने से निकल रहा है, और वाल्मीकि अग्रात प्रभवती, जो दीमक के बावी के अगले भाग से यानी आकाश में बिछड़ करने वाले जो बादल रूपी बावी है उनके पीछे जो इंद्र निकल रहा है, प्रेक्षम अत्यंत दर्शनीय है, सुंदर लग रहा है। और एन जिससे ते श्यामम वपुर, तुम्हारा यह सावला शरीर, वपु माने शरीर, विष्णु भी शरीर, विष्णु भी सावली, मेघ भी सावला। और जिस प्रकार से विष्णु अपने बारे में मोर को धारण करते हैं, वैसे मेघ के पीछे क्या है? दर्श निकल रहा है। तो उपमा से शरीर बात है यहाँ पर। तो जिससे ते श्यामम वपु, तुम्हारा सावला शरीर, और अतितराम कांति मापत्यंते, अत्यधिक शोभा को प्राप्त हो रहा है। इस रचना मोर पंख धारण करने पर अत्यधिक शोभा को प्राप्त हुए गोप वेशधारी विष्णु के समान। तो जिस प्रकार गोप वेशधारी विष्णु अपने बालों में वर माने मोर पंख धारण कर लेते हैं तो इस रचना अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार से जब तुम्हारे शरीर के पीछे से इंद्रधनुष आकाश से निकलेगा तो ते श्यामम वपु, तुम्हारा सावला शरीर, अत्यंत कांति मापत्यंते, अत्यंत शोभा को प्राप्त होगा। यहाँ पे संभावना व्यक्त हुई है। अब ये देखते यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है परीक्षा के लिए। तो रत्न छाया व्यतिकरी, रत्नों की छाया के मिश्रण के समान, किसका रंग है? मेघ का। ये पूरा पद मेघ की सुंदरता मेघ के लिए आया है। रत्नों की छाया के मिश्रण के समान, जैसे इंद्रधनुष का रंग है वैसे तुम्हारी शोभा हो जाएगी। प्रेक्षम माने दर्शनीय, यह प्रत्यय है, प्रेक्षम यह प्रत्यय है दर्शनीय। और पुरस्कार माना होता है सामने से, पुरस्कार माने सामने से, ठीक है। वाल्मीकि माने होता है बावी। तो इंद्रधनुष कहां से निकल रहा है? वाल्मीकि के अग्रभाग से निकल रहा है, यानी आकाश में जो छोटे छोटे सब बादल मंडरा रहे हैं, जो मेघ हैं, उससे वाल्मीकि कहा गया है, और उसके पीछे से जो इंद्रधनुष निकल रहा है वो मोर पंख हो गया। तो गोप वेशधारी विष्णु जैसे मोर पंख धारण करते हैं, सुंदर लगते हैं, उस प्रकार से मेघ के पीछे से जब इंद्रधनुष निकलेगा तो वह सुंदरता उसकी हो जाएगी। आखंड, आखंड माने इंद्र होता है, और आखंडल माने इंद्र के। तो आखंडल खंडम इंद्रधनु, पूरे पद हो जाएगा इंद्रधनुष, धनु आखंडल, इंद्रधनुष के समान। एन जिससे ते श्यामम वपु, तुम्हारा सावला वपु। तो वपु माने क्या होता है? शरीर होता है। ते किसकी है? तव या ते, मेघ के लिए है। और युष्मत षष्ठी ए वचन रूप होता है ते या तव। अब माने क्या होता है? मोर पंख, वर माने होता है मोर पंख, ठीक है। और मेघ की उपमा किससे दी गई है? गोप वेशधारी विष्णु से दी गई है, ठीक है। तो ये 5-6 प्रश्न हैं जो यहाँ से परीक्षा में आ सकते हैं आप लोगों के। तो पूर्व मेघ में मेघ की उपमा किससे दी गई है? गोप वेशधारी विष्णु से दी गई है, ठीक है। आखंड माने क्या होता है? इंद्र होता है।
अप्रेक्ष माने क्या है यहाँ पे? दर्शनीय, देखने योग्य। व्यतिगत माने क्या होता है? समागम या मिलन या मिश्रण। यहाँ पे समागम अर्थ है। जिस प्रकार कई रत्नों को मिला देने से उसमें जो आभा प्रकट होगी वही आभा होती है धनुष की। तो रत्न छाया व्यतिगत, रत्नों की छाया के मिश्रण के समान कौन लग रहा है? मेघ लग रहा है। बल्बी माना था भावी, वप माने शरीर, स्फुरित रुचिना माने अत्यधिक सुंदर, और गोप वेश से विशुद्ध, मेघ की उपमा किसे देंगे? गोप विदय विशुद्ध। इतने प्रश्न से आ जाए। आखंड में इंद्र, आखंड वलज करते हैं, आखंड वलज करते हैं इंद्र। अब होता है मोर पंख। व्यतिकर में होता है बी अति क्री और अप प्रत्यय व्यतिकर में मिश्रण या समागम। ठीक है। धनु खंडम, धनुष खंडम, धनुष का टुकड़ा, सचिव तत्व समास है। धनुष खंडम, धनु खंडम। अति तराम में कौन सा प्रत्यय है? तरक प्रत्यय यहाँ पर। और आपत लिट प्रथम एक वचन, आपत्सते प्रतीत होगा, लगेगा, तो आपत लिट प्रथम वचन रूप है। स्फुरित रुचिना, अत्यधिक सुंदरता, अत्यधिक आभा को, तो स्फुरिता रुचि यस्य तत् तेन, स्फुरिता रुचि यस्य तत् तेन बहुब्रीहि समास है यहाँ पर। और गोप वेश से, गोप वेशाई विश्व के समान, गोपस्य इव वेश यस्य तस्य, गोपस्य इव वेश यस्य स, गोप वेश बनेगा और षष्ठी में तत् से, तो गोपस्य इव वेश यस्य तत् बहुब्रीहि समास है गोप वेश से। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब मेघ की उपमा किससे दी गई है? तो गोप वेशधारी विष्णु से दी गई मेघ की उपमा। और रत्न छाया व्यतिकर तथा यहाँ पर व्यतिकर में दो श्रुति उपमाओं का प्रयोग है। ठीक है। तो बरहेर में श्रौती उपमा है। ठीक है। रत्न छाया व्यतिकर यहाँ पर ये जो है यहाँ पर श्रौती उपमा। ठीक है। तो दो श्रौती उपमाएं हैं। इस प्रकार से पूरे श्लोक में संसृष्टि अलंकार हो जाएगा। तो जब भी पूछेगा आपसे तो बरहेर ये पूछ देगा कौन सा अलंकार है? श्रौती उपमा अलंकार है। व्यतिकर में श्रौती उपमा है। ठीक है। और मेघ की उपमा गोप विष्णु से दी गई है। एक इसके लिए, मेघ के लिए आखंडल में नहीं होता। ये 4-5 प्रश्न यहाँ से विशेष इंपॉर्टेंट, और बाकी इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे 16वां श्लोक है कि त्वयि आयत्तम, त्वयि आयत्तम तुम्हारे अधीन है, कृषि फलम खेती का फल, यानी कृषि तुम्हारे अधीन है। इसलिए भ्रू विलासानभिज्ञ है, भ्रू विलासों से अनभिज्ञ, प्रीति स्निग्ध है, प्रीति और स्निग्धता पूर्वक, प्रेम और स्निग्धता पूर्वक, जनपद वधु लोचनी है, जनपद यानी ग्रामीण वधुओं के नेत्रों द्वारा पियमान, पिए जाते हुए, नेत्रों से पिया जाना मतलब कि अत्यंत स्पृहा पूर्वक देखना, ललचाई नेत्रों से। और सत्य शिरोत्कर्षण सुरभि क्षेत्र आरुह्य मालम, किंचित पश्चात ब्रज लघुगति भूय ये उत्तरेण। आगे यक्ष मेघ से कहता है कि तोय आयत्तम कृषि फलम, कितना एक साथ कि तोय माने तुम्हारे, आयत्तम माने अधीन, यहाँ पे यड़ संधि है। ठीक है। तोय धन आयत्तम, ठीक है, आयत्तम तुम्हारे अधीन है खेती का फल, यड़ संधि है यहाँ पर। ठीक है। त्वयि धन आयत्तम बनेगा। ठीक है। तो खेती का फल किसके अधीन है? कृषि किसके अधीन है? मेघ के अधीन है। त्वयि आयत्तम कृषि फलम। ठीक है। तो खेती का फल तुम्हारे अधीन यानी कृषि तुम्हारे अधीन।
इति इसलिए भ्रू विलास भावों के विलास से अनभिज्ञ है। देखिए अभिज्ञ माने होता है जानकार, और अनभिज्ञ अनभिज्ञ माने जो जानकार नहीं है, ना जानकार। ठीक है, अभिज्ञ माने जानकार, अनभिज्ञ जो जानकार नहीं है। तो भ्रू विलास अनभिज्ञ, जो भावों के विलास में अनभिज्ञ है, श्रृंगार चेष्टा हाव भाव जितना ज्ञाते चतुर चंचल चालाक नहीं है। ग्रामीण वधुएं नागरिक वधुओं से थोड़ा सा कटाक्षपात में, नेत्र भंगिमा में पीछे होती है, ज्यादा जानकार नहीं होती। तो ये कह रहे हैं भ्रू विलासानभिज्ञ, भावों के विलास यानी हाव भाव, आंख मारना इत्यादि में जो अनभिज्ञ है, जानकार नहीं। आप ध्यान दीजिएगा कि अभिज्ञ माने होता है जानकार और अनभिज्ञ माने ना जानकार। तो तुम्हारे अधीन किसी का फल है, इसलिए भ्रू विलासानभिज्ञ, भावों के विलास से अनभिज्ञ है, जो प्रीति स्निग्ध है और स्निग्धता पूर्वक जनपद वधु लोचनई, ग्रामीण वधुओं के नेत्रों द्वारा, आंखों द्वारा प्रिय मान पिए जाते हुए, अर्थात जो जनपद की जो ग्रामीण वधुएं हैं वो तुमको अत्यंत स्नेहा पूर्वक ललचाए नेत्रों से देखेंगी। ठीक है, और देखने का जो मुख्य कारण है दो, एक तो ऊपर दिए कि खेती का फल तुम्हारे अधीन है, इसलिए खेती बारिश अच्छी हो, अच्छा हुआ तो, और दूसरा कि भाई जिनके पीछे आया था ना कि पथिक वनिता, कि जिनके पति बाहर चले गए हैं कमाने धमाने के लिए, मेघ को देख करके वर्षा ऋतु आने पर उनको भी अपने प्रियतमा, अपनी पत्नी, अपने प्रेयसी की याद आएगी और वो भी घर वापस आएंगे। एक इस उम्मीद में तो मेरे प्रियतम घर आएंगे, एक यह कारण है। दूसरा कि भाई कृषि का फल जो है, जो खेती है, मेघ के अधीन है। इन दो कारणों से जो जनपद की वधुएं हैं वह और श्रद्धा पूर्वक जो भावों के विलास अनभिज्ञ है, ऐसे लोचने पियमान है, मानो नेत्रों से पिए जाने योग्य, अर्थात उनके नेत्रों से तुम अत्यंत स्नेहपूर्वक देखे जाओ। ये पियमाना में सानस प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? सानस। अब भ्रू विलासानभिज्ञ किसका विशेषण है? जनपद वधु लोचने का, जनपद की वधुओं। और सद्य सिरोत्कर्षण, सद्य माने तुरंत, सिरा माने हल, सिरा माने हल, उत्कर्षण माने जोते गए। तो अभी शीघ्र ही हलों द्वारा जोते गए। सुरभि माने सुगंधित। माल क्षेत्रम आरूह्य, माल क्षेत्र पर चढ़ करके, माल क्षेत्र को प्राप्त करके। सद्य श्रीकसर सुरभि, नए अधिक जुताई करने से सुगंधित, ऐसे माल प्रदेश पर आरोही माने चढ़ करके, वहां पहुंच करके। देखिए जब गर्मी के बाद जब खेत की जुताई होती है तो पूरा धूप से जो मिट्टी होती है वो सौंधी हो जाती है, और उसमें जब पहली बारिश होती है तो मिट्टी से अद्भुत बहुत अच्छी खुशबू आती है, सौंधी। तो उस खुशबू की बात हो रही है कि शीघ्र ही हल से जोते गए ऐसे सुगंधित माल क्षेत्र को प्राप्त करके। किंचित पश्चात ब्रज, वहां से कुछ पश्चिम जाना। ब्रज ये लोट मध्यम वचन रूप है, मतलब माल क्षेत्र से कुछ पश्चिम जाना, और फिर लघुगति भूल, हल्की गति होकर के, भाई बारिश कर देगा तो उसकी गति तीव्र हो जाएगी, लघु हो जाएगी। एवं उत्तरेण, लघु गति होकर के तो उत्तर की ओर ही जाना। ठीक है, एक अपना देख लेते हैं कि त्वयत्तम कृषि फलम, कृषि का फल तुम्हारे अधीन है, इसलिए भ्रू विलासान विज्ञ,
भवों के विलास से जो अनभिज्ञ है, ऐसी जनपद वधू लोचनी है, ग्रामीण वधुओं के नेत्रों द्वारा प्रतीक स्निग्ध अत्यंत प्रेम और स्निग्धता के साथ पियमान तुम पिए जाओगे, अर्थात अत्यंत ललचाए नेत्रों से तुमको देखेंगे। और सद्य शिरोत्कर्षण सुरभि, शीघ्र ही जुताई से सुगंधित हुए माल क्षेत्र आरूढ़, माल क्षेत्र को प्राप्त करके किंचित पश्चात ब्रज, वहां से कुछ पश्चिम जाना, फिर लघु गति भूय, हल्का गति वाला होकर के, बारिश के बाद हल्का गति वाला होकर के एवं उत्तरेर, उत्तर की दिशा की ओर ही जाना, हमेशा उत्तर ही भेज रहा है क्योंकि रामदेव से हल्का उत्तर दिशा पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है परीक्षाओं में। सबसे तो ये अत्तम कौन संधि है? यह संधि है, तो ये प्लस आयत्तम ही कहा हुआ यह संधि है। कृषि फलम, खेती किसके अधीन है? मेघ के अधीन है। ठीक है, भ्रू विलासान विज्ञ, भवों के विलास से अनभिज्ञ कौन है? जनपद वधु, गांव की जो वधुएं हैं। अभिज्ञ माने जानकार, अनभिज्ञ माने न जानकार, वो ध्यान दीजिएगा। पियमाना, पिए जाते हुए, भाई लोचना ही पियमाना है, नेत्रों से पिए जाने का मतलब है अत्यंत ललचाई भरी दृष्टि से देखे जाओ, और पियमाना में सानच्य है। और मेघ के मार्ग में पड़ने वाला प्रथम प्रदेश कौन सा है? तो माल प्रदेश, ऐसे ध्यान दीजिएगा कि माल प्रदेश को प्राप्त करके, तो मेघ मार्ग में पड़ने वाला प्रथम प्रदेश कौन है? माल प्रदेश। तो वहां से कुछ पश्चिम ब्रज, ब्रज का मध्यम पुरुष एक वचन है, जाना। और लघु गति में बहुब्री समास है, लघु गति है जिसकी अर्थात में, ठीक है, भूया माने दोबारा उत्तर की ओर ही जाना। तो ये सब प्रश्न यहां से बन जाए। तो यह अत्तम में यह संधि है, तो ये प्लस आयत्तम। अनभिज्ञ माने अपरिचित, और अभिज्ञ माने जानकार, अभिज्ञ माने जानकार, बहुत पूछा हुआ है। पियमान में पा प्लस सानच प्रत्यय है। ब्रज, ब्रज तो का मध्यम पुरुष एकवचन रूप है। सिरा ने हल है ना, सिरोत्कर्षण, सिरा प्लस उत्कर्षण। लघु गति, लघ्वी गति यश सह, हल्की गति है जिसकी, लघु गति है जिसकी, बहुब्री समास है। मेघ के मंडल में आने वाला प्रथम प्रदेश कौन सा है? माल प्रदेश। ये इतने प्रश्न श्लोक से यहाँ पर बन जाएंगे। आप बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, जल्दी जल्दी है और समय कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, तो जहां तक जितना हो सके उतना पढ़ लिया, कम से कम मुख्य मुख्य ग्रंथ के। आइए आगे चलते हैं। त्वाम आसार, अगला है त्वाम आसार प्रशमित बनोत्प्लवम साधु मूर्धना। त्वाम आसार प्रशमित बनोत्प्लवम साधु मूर्धना वक्षति अर्धश्रम परिगतम सानुमानाम्र कूटः। करें त्वाम, ये मैं के लिए है, तुम्हारे द्वारा। आसार माने त्वाम आसार, भारी वर्षा के द्वारा। त्वाम आसार, तुम्हारे द्वारा भारी वर्षा के कारण। प्रशमित बनोत्प्लवम, शांत कर दिया गया है वनों का उत्प्लव जिसके द्वारा। तो त्वाम प्रशमित बनोत्प्लवम आसार त्वाम, यहां से लीजिएगा कि आसार भारी वर्षा के द्वारा, प्रशमित बनोत्प्लवम त्वाम शांत कर दिया गया है वन की अग्नि, वन का उत्प्लव जिसके द्वारा। तो भारी वर्षा के द्वारा वन का उत्प्लव शांत कर देने से, वन की अग्नि शांत कर देने से, बुझा देने से, साधु वह जो सज्जन व्यक्ति है, ये आम को पर्वत के लिए आया है,
जो आम्रकूट पर्वत, जो साधु व्यक्ति है, मूर्धना वक्षति, मूर्धना में अपनी चोटी से, अपने सर पर, वक्षति माने धारण करेगा। तीव्र वर्षा के कारण तुम्हारे द्वारा वन के, आम्रकूट पर्वत के और उसके आसपास की वन की अग्नि को शांत कर देने के कारण साधु व सज्जन स्वभाव वाला आम्रकूट पर्वत मूर्धनाम वक्षसि, तुमको अपनी चोटी पर, अपने सर पर धारण करेगा। अध्वश्रम परिगतम, अध्वश्रम परिगतम, मार्ग की थकान से उत्पन्न सानुमान आम्रकूट है। सानुमान, सानु माने चोटी, मान माने उससे चोटियों वाला अर्थात पर्वत, तो सानुमान हो जाएगा पर्वत। सानुमान माने चोटी वाला अर्थात पर्वत। कौन पर्वत? आम्रकूट पर्वत। वह सानुमान अर्थात चोटियों वाला पर्वत, आम्रकूट पर्वत, तो आम तुमको अपने सिर पर धारण करेगा। देखिए पूरा अर्थ इस प्रकार से आएगा कि त्वाम आसार प्रशमित वनोत्प्लवम, तो आसार प्रशमित वनोत्प्लवम, भारी वर्षा के कारण वन की अग्नि को समाप्त कर देने के कारण, और वह अध्वश्रम परिगतम, मार्ग की थकान को दूर करने के कारण, मार्ग की थकान को दूर करने के लिए सानुमान आम्रकूट, वह आम्रकूट पर्वत साधु जो सज्जन है, मूर्धना वक्षति, अपने सर पर धारण करेगा। ठीक है। और क्योंकि न क्षुद्रोपि, जो क्षुद्र व्यक्ति होता है, जो नीच व्यक्ति होते हैं, जो दुष्ट टाइप लोग होते हैं, वो लोग भी प्रथम सुकृत अपेक्षा, पूर्व किए गए उपकार के कारण, प्रथम सुकृतापेक्षा पूर्व किए गए उपकार के कारण संश्रयाय, आश्रय में आए हुए, मित्रे भवति विमुख, उस अपने मित्र के प्राप्त होने पर विमुख नहीं होते हैं। किम पुनः तथोच्चय, जो इतना ऊंचा, इतना महान, इतना सज्जन है, उसका कहना है क्या? कहने का भाव यह है, यदि किसी नीच पुरुष का, किसी दुष्ट पुरुष का भी किसी ने उपकार किया है और बाद में वो कभी सहायता के उसके पास जाता है, तो पूर्व किए गए उपकार के कारण वह नीच व्यक्ति भी उसको अपने से उद्धार करता है, उसका सम्मान सत्कार करता ही है। उसी प्रकार से तो किम पुनः तथोच्चय, जो आम्रकूट पर्वत इतना ऊंचा है और ऊपर से उसके सारी अग्नि को, सारी गर्मी को तुमने अपने वर्षा जैसा शांत कर दिया गया है, कर दिया तुमने, तो वह तुमको अवश्य अपनी चोटी पर धारण करेगा। ठीक है। तो न क्षुद्रो अपि, क्षुद्र व्यक्ति भी, नीच व्यक्ति भी प्रथम सुकृतापेक्षा, पूर्व किए गए उपकार के कारण संश्रयाय, आश्रय में आए हुए, मित्र प्राप्ति, मित्र के प्राप्त होने पर, यानी मित्र के आश्रय में आने पर विमुख भवति न, विमुख भवति न, विमुख नहीं होता है। तो किम पुनः तथोच्चय, जो इतना ऊंचा, इतना महान है, ऐसा आम्रकूट पर्वत भला कैसे विमुख होगा? अर्थात वह अवश्य तुमको अपने चोटी पर बैठाएगा, तुम्हारा स्वागत सत्कार करेगा। तो किम पुनः तथोच्चय, यह पूरा पद किसके लिए आया है? आम्रकूट पर्वत के लिए आया है। ठीक है, आम्रकूट पर्वत के लिए। अब देखिए यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। त्वाम आसार, त्वाम किसके लिए है? मेघ के लिए। आसार माने भारी वृष्टि, आसार माने भारी वृष्टि, वर्षा। साधु किसके लिए है? आम्रकूट पर्वत के लिए। मूर्धना, चोटी से। ठीक है, काम रूप है तृतीय एक वचन, अपने चोटी से, अपने सिर से वक्षति, धारण करेगा। दृढ़ लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, वह धातु है। और वक्षति अधश्रम परिगतम, यहाँ पर यह संधि हो गया, वक्षति अधश्रम परिगतम, ई का यह हो गया, यहाँ पर यह संधि भी है। और सानुमान माने क्या होता है? सानु माने चोटी, सानु माने चोटियों वाला अर्थात पर्वत, सानुमान पद का अर्थ है पर्वत। एक पूछ सकता है आम्रकूट, बहुब्रीहि समास है आम्रकूट में,
आम्र के कूट माने झुरमुट है जिसके पास, ऐसा आम्रकूट पर्वत। तो आम्रकूट में बहुव्रीहि समास है यहाँ, यह पूछ सकता है। और ये जो नीचे की दो पंक्ति है सुक्ति वाक्य है, तो अर्थांतर न्यास अलंकार यहाँ हो जाएगा। कौन सा अलंकार? अर्थांतर न्यास, पूर्वार्ध का उत्तर समर्थ अर्थांतर न्यास। और किम पुनः तत्वोच्चय किसके लिए है? आम्रकूट पर्वत के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अर्थापत्ति अलंकार है, जो उतना ऊंचा उसका कहना है क्या, अर्थात वो अवश्य अपने से तुमको धारण करेगा, ऐसा अर्थ निकलने से अर्थापत्ति अलंकार। आम्रकूट माने आम्राकुटेषु यस्य विधिकय बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। आम्राकुटेषु यस्य तथा, तत् प्लस था प्रत्यय, यथा तथा में थाल प्रत्यय होता है। मूर्धना माने चोटी पर या चोटी से, तृतीय वचन रूप है। अलंकार अर्थात न्यास अलंकार है और अर्थापत्ति है। सुक्ति वाक्य अर्थात न्यास अलंकार है और यहाँ पर इसमें क्या है? अर्थापत्ति अलंकार, ठीक है। मूर्धना तृतीय का रूप है और मूर्धनाम होता है आदि तो सप्तम में एव बन जाता है मूर्धनाम चोटी पर। आइए आगे देखते हैं। छन्नोपांत पर्वत फल देवते भी कानन आम्रई है, त्वय्यारूढ़ है शिखरम अचल स्निग्धवेणी सवर्णी। आर्थी उपमा यहाँ पर है, स्निग्धवेणी सवर्णी में आर्थी उपमा है। ठीक है। इस पर नूनम यास्यति, यास्यति अमर मिथुन पृथ्व्याम अवस्था। नूनम यास्यति अमर, यहाँ पर क्या है? यड़ संधि हो गया। कौन संधि? यड़ संधि। मध्य श्यामा अस्तन यु भुव शेष विस्तार पांडु। छन्नो पांत, छन्ना माने छा जाने पर, उपांत माने समीप में। आम्रकूट पर्वत के समीप में जब मेघ पहुंचेगा, देखिए आम्रकूट पर्वत में सब आम के वृक्ष हैं और बरसात ऋतु में आम पकता है, तो पके हुए आम वृक्षों से कौन है? आम्रकूट पर्वत। तो छन्नो पांत है, आकाश में छा जाने पर या समीप में आने पर, पर्वत फल द्योति भी, पके हुए आम के फलों के प्रकाश से प्रकाशित, पीले पीले प्रकाशों वाला कौन है? कानन आम्र है, आम्रकूट पर्वत, जो आम्रकूट वन है। और तो ये रूढ़ है, पूरा आम्रकूट पर्वत पीला पीला हो गया है आम के पके होने से कारण। और तो आरूढ़ है शिखरम अचल, अचल माने शिखर में शिखर, उस आम्रकूट पर्वत की शिखर माने चोटी पर तो आरूढ़ है, जब तुम बैठ जाओगे तो पके पके आम के वृक्ष है, आम के फल है, और उस पर जब मेघ बैठ जाएगा तो स्निग्धवेणी सवर्णी, अत्यंत मनोहर तुम आभा को प्राप्त होगे। और तुम्हारी आभा कैसे होगी? अत्यंत मनोहर आभा को प्राप्त होगे। और इस अवस्था को नूनम निश्चित ही या सती माने प्राप्त होगे। अमर मिथुन पृथ्व्याम स्थान, अमर माने देवता, मिथुन माने युगल, यानी देव युगल, देव दंपतियों द्वारा दर्शनीय अवस्था को तुम प्राप्त होगे। जो देव युगल हैं, जो देव दंपतियां हैं, तुमको अत्यंत स्नेह भरी मित्रों से देखेंगे। और किसकी कल्पना करेंगे? मध्य श्यामा अस्तन युग, शेष विस्तार पांडु, शेष भाग में विस्तृत फैले हुए, और मध्य भाग में काले, मध्य श्यामा मध्य भाग में क्या? काले, अस्तन युग, अस्तन के समान, करोड़ों स्त्री के अस्तन के समान भुव तुम्हारी सुंदरता हो जाएगी। और इस प्रकार से तुम देव युगलों द्वारा अत्यंत स्नेहपूर्वक देखे जाए। ये इसका सामान्य अर्थ है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से इसकी व्याख्या। अब देखिए यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकेगा। पके हुए आम वृक्षों वाला कौन सा पर्वत है? आम्रकूट पर्वत। देखिए प्रश्न बन जाएगा। अचल माने क्या होता है?
न चलती अचल, जो चलता फिरता नहीं अर्थात पर्वत, तो अचल होता है पर्वत, इसको ध्यान रखिएगा। इसनी द्विवेदी सवर्ण में आर्थी उपमा है, ये ध्यान दीजिएगा। इसनी द्विवेदी सवर्ण आर्थी उपमा है, ये पूछ सकता है। यास्तिक अमर, यहाँ पे यट संधि है, पूछ सकता है। अमर मिथुन माने देवयुगल, जब मेघ आम्रकुट पर्वत पर बैठेगा तो उस समय उसकी सुंदरता या शोभा को कौन देखेंगे? देवयुगल। और उसकी सुंदरता कैसी होगी? तो शेष भाग में विस्तृत पांडु, हल्का पीला या सफेद, और बीच में काले स्तन के समान। तो ये जो पूरा पूरा पंक्ति है, ये किसके लिए आया है? मेघ के लिए आया है, मेघ की सुंदरता। ठीक है, आम्रकुट पर्वत हो गया पूरा पीले पीले आम के पके हुए आम वृक्षों से युक्त, और उस पर बैठा हुआ जो मेघ है तो हो गया स्तन के बीच में काले रंग का जो निप्पल होता है। इस प्रकार से यहाँ तक प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो यह आरूढ़ है, तो ही प्लस आरूढ़ है, यह संधि है। यहाँ पे छन्नोपांत, छन्ना उपांत यश बहुब्रीहि समास हो जाएगा। छन्ना उपांत यश समीप में छा जाने पर निकलिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसी द्विवेदी सवर्ण आर्थी उपमा है और कंधारय समास है। समान वर्ण, समान वर्ण है जिसका, बहुब्रीहि समास सवर्ण में। ठीक है, फलान यदि पढ़े फलान कंधारय समास, पके हुए आम वृक्षों वाला, आम के पौधे बहुब्रीहि कंधारय समास हो जाएगा। यास्यति, या लेट प्रथम पुरुष एवं रूप है, यास्यति माने प्राप्त हो जाओगे। मध्य श्याम स्तन युग में उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ पर यू जो है वो उत्प्रेक्षा का वाचक है। तो मध्य श्याम स्तन युग में उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर है, ये ध्यान दीजिएगा। स्तन युग में उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो यह रूढ़ में यह संधि, छन्नोपांत में बहुब्रीहि समास है, इसमें द्विवेदी में कंधारय समास है, आर्थी उपमा इसमें द्विवेदी सवर्ण में, और पर्यायत फल में क्या है? कंधारय समास है। समास सवर्ण में क्या है? बहुब्रीहि समास। एक प्रश्न यहां से बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्थित्वा तस्मिन वनचर वधूर भुक्त कुंजे, तस्मिन स्थित्वा उस आम्रकुट पर्वत पर स्थित होकर के, वनचर वधू भुक्त कुंजय है, वनचरों की वधुओं द्वारा, वनचर और उनकी वधुओं द्वारा उपभुक्त कुंजों वाला, झुरमुटों वाला कौन है? आम्रकुट पर्वत। तो वनचर वधु भुक्त कुंजय है, वनचरों की वधुओं द्वारा उपभुक्त कुंजों वाला, लताओं वाला। तस्मिन स्थित्वा उस पर्वत पर स्थित होकर के, तोय उत्सर्ग, और तोय माने जल, जल वर्षा करके, द्रुततम गति, तीव्र गति वाला होकर के, तट पर वर्तम तीर्ण, उसके बाद आगे, वर्तमान होता है मार्ग, आगे के मार्ग को तुम पार करना, जाना। ठीक है, तो वनचर वधु भुक्त कुंजय किसका विशेषण है? आम्रकुट पर्वत विशेषण है। वनचर की वधुओं द्वारा भुक्त कुंजों से जो है आम्रकुट पर्वत, तस्मिन स्थित्वा वहां पर स्थित होकर के खासा उसका, उस आनंद का, उस नजारे का आनंद लेते हुए, मजा लेते हुए, सर्ग जल वृष्टि करने के कारण, द्रुततर गति, तीव्र गति वाला होकर के, तत्पर माने उसके बाद, वर्तम तीर्ण शेष मार्ग को तुम पार करना। और जब आगे जाओगे, आम्रकुट पर्वत को आगे जाओगे, तो रेवाम गच्छसी, तुम रेवा नदी को देखोगे। रेवा माने यहाँ पर नर्मदा नदी। ठीक है, रेवाम गच्छसी, रेवा नदी को तुम देखोगे। और रेवा नदी है कैसी? ऊपर विषमे विंध्य, विंध्य पादे विशीड़ा, विंध्याचल की तलहटी में फैली हुई, ऊपर विषमें उभर खाब पर्वतों से, पत्थरों से युक्त। ऊपर माने होता है पत्थर, विषम माने उबड़ खाबड़, तो उबड़ खाबड़ पत्थरों से युक्त, उबड़ खाबड़ स्थानों वाली, विंध्य पादे विशीड़ा, विंध्याचल की तलहटी में फैली हुई, रेवाम गच्छसी, रेवा नदी को तुम देखोगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मेघ के मार्ग में आने वाला प्रथम प्रदेश माल प्रदेश,
प्रथम पर्वत आम्रकुट पर्वत और प्रथम नदी रेवा नदी। ठीक है, अभी 3 चीजें आ गई। अब और रेवा नदी देखी कैसी तुमको? भक्ति छेदरी विरचताम भूति मंगे गजस्य, गजस्य अंगे हाथी के शरीर पर भूतिम ऐश्वर्य के रूप में भक्ति छेदरी की गई चित्रकारी रेखा के समान, विरचिता मने रची हुई, उस हाथी के समान रेवा नदी को देखोगे। देखिए हाथी के रंग सांवला या काला, और जो विंध्याचल तलहटी है वो भी काली। तो जब जो विंध्याचल के तलहटी में रेवा नदी बह रही है तो ऐसी कल्पना की गई है कि मानो हाथी के शरीर पर चित्रकारी रेखा, चित्रकारी रंग से वो उसको सजाया गया है, जिससे कि उस पर बह रही है। तो विंध्याचल की तलहटी में बहती हुई स्वच्छ जल वाली रेवा नदी की उपमा दी गई है हाथी के शरीर पर की गई चित्रकारी रेखा से। भक्ति छेदरी श्रृंगार के रूप में विरचिताम रची हुई, भूति मंगे गजस्य, गजस्य अंगे हाथी के शरीर पर ऐश्वर्य के रूप में सजाई गई रेवा नदी को द्रक्षसी माने देखोगे, उपल विस्मय उबड़ खाबड़ पत्थरों वाले रेवाम विंध्य पादे विशीड़ा विंध्याचल की तरफ फैली हुई। ठीक है, इसमें सामान्य का अर्थ हो जाएगा। अब देखिए आपने क्या प्रश्न बन सकता है, मेन हमको उससे मतलब है। व्याख्या तो हम लोग कभी और भी पढ़ लेंगे, आप लोग कहीं से पढ़ लेंगे। तस्मिन, तस्मिन पद से क्या बोल रहे हैं? तस्मिन से तो उस पर स्थित होकर के, तस्मिन यहाँ पर आम के पर्वत लिया है, इतना ध्यान दीजिएगा। वनचर वधु भक्त कुंजे किसका विशेषण है? वनचर की वधुओं द्वारा भक्त कुंजों वाला कौन है? आम पर्वत। ठीक है, ये दूसरा विशेषण हो गया। वर्त माने क्या होता है? मार्ग होता है। अगला प्रश्न, रेवाम द्रक्षसी, द्रक्षसी लिंगकार मध्यम पुरुष से वचन। ठीक है, रेवा नदी कहाँ फैली हुई है? विंध्याचल के तलहटी में फैली हुई है रेवा नदी। और रेवा नदी का दूसरा नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। और रेवा नदी की तुलना किससे की गई है? तो हाथी के शरीर पर की गई चित्रकारी रेखा के समान। पर्वत भी काला, हाथी भी काला, जल सफेद और चित्रकारी रेखा जो सफेद रंग की होती है। तो भक्ति छेदर यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो विंध्याचल के तट में कौन सी नदी फैली है? रेवा नदी। तो इतने सभी प्रश्न यहाँ पे बन जाएंगे। खाद उसको देखिए, ध्यान दीजिएगा। रेवाम गच्छसी उपल विस्मे विंध्य पादे विशीराम भक्ति छेदरी विरचिताम भूति मंगे, जस्ट उपमा अलंकार है यहाँ पर। तो प्रथम प्रदेश माल प्रदेश, प्रथम पर्वत आम्रकुट पर्वत, प्रथम नदी रेवा नदी। कितना अब तक आगे? तस्वीर किसके लिए है? आम्रकुट पर्वत के लिए है। वर्त माने मार्ग होता है। रेवा नर्मदा नदी कहाँ फैली हुई है? विंध्याचल की तलहटी में फैली हुई है। भक्ति छेदरी भूति मंगे, जैसे रेवा नदी के लिए है और यहाँ पर उपमा अलंकार है। कितने प्रश्न यहाँ से आ जाएंगे। अब आइए आगे चलते हैं। तस्या तिक्तैन वन गज मदैर वासितम वांत दृष्टि जम कुंज प्रतिहत रयम तोयमादाय गच्छे। अब यहाँ पर जम्बू कुंज प्रतिहत रयम तोयमादाय गच्छे। जम्बू कुंज जामुन के कुंजों से, प्रतिहत रयम जिसका जल रोका गया है, अवरुद्ध जल वाला, ऐसे और वन गज मदैर वन में रहने वाले हाथियों यानी वन के हाथियों के मद जल से सुगंधित तिक्तय उस रेवा नदी के तिक्त मने चरपरे जल को लेकर के तुम आगे जाना। तो तस्या किसके लिए यहाँ पर है? ये रेवा नदी के लिए आए। ठीक है, यहाँ पर लेंगे वांत दृष्टि वर्षा करने के पश्चात। आम्रकुट पर्वत पर उसके आसपास सारा वर्षा कर दिया है, उससे जब आ गया रेवा के पास आया है, तो वांत दृष्टि वर्षा कर लेने के पश्चात वन गज मदर वासितम वन की
वन में रहने वाले गज, वन गज के मद जल से सुगंधित, वासित माने सुगंधित, या उससे तिक्त माने कटु, चरपरा, और जम्बू कुंज प्रतिहत रय, जामुन के कुंजों से रुके हुए जल वाला, ऐसे नर्मदा नदी, रेवा नदी के तो माने जल को आधा से लेकर गच्छे माने तुमको आगे जाना चाहिए। ये विधि लिंग मध्यम एवं रूप है। ठीक है, देखिए विंध्याचल में तमाम सब आम जामुन के सब पेड़ है, वृक्ष है, तो जामुन का फल पक पक कर उस नदी में गिरता है, जिससे उसका जो पानी कहता है चरपरा हो गया, तिक्त हो गया है। और दूसरा उधर सब ढेर सारे सब हाथी इत्यादि रहते हैं, तो हाथी हमेशा पानी पीते रहते हैं, तो उनका मदजल जो है पानी पीता रहता है, जिससे कि वन गज मदर वासितम भी है। तो वन गज मदर वासितम और जम्बू कुंज प्रतिहत रयम, किसका विशेषण है? रेवा, तस्या, उस रेवा नदी के तिक्ते माने चरपरे, कोई माने जल को आधा में लेकर गच्छ में तुम आगे जाना, यानी मेघ को किस नदी के जल को पीने के लिए कहा गया है? रेवा नदी। कहाँ फैली हुई है? विंध्याचल में। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जब हम कहीं प्रयाग पर जाए, किसी यात्रा पर जाते हैं, तो हमें चरपरा पानी पीना चाहिए। जामुन इत्यादि खाकर पानी पी लेने से, चरपरा पानी पीने से वात, पित्त, कफ आदि दोष नहीं होते हैं, सर्दी जुकाम इत्यादि नहीं होता है। यह भी इसका फल है। अंतर कारण, अंदर जल भरा हुआ होने के कारण, घन तुलयतु, अंतर सारम घन, अंदर जल भरे हुए होने के कारण, अनिल न नानिल, अनिल त्वाम सक्षति न, ऐसे लेंगे, अनिल त्वाम तुलयतु सक्षति न, वायु तुमको तुलतु माने उड़ाने में, अपने इच्छा से कहीं ले जाने में सक्षति न, समर्थ नहीं होगा। और सारा घम, अत्यंत अंदर ढेर सारा जल भरा होने के कारण, जो अनिल माने वायु है, तो माने तुमको, मेघ को, तुलतु अपनी इच्छा अनुसार उड़ाने में न सक्षति, समर्थ नहीं होगा। तो जब जब तुम हल्का होना तब तक जल को लेते रहना। यहाँ पर रेवा नदी जल को लेने की बात की गई है। ही क्योंकि रिक्त सर्वो भवति लघु, खाली सब लोग हल्का होते हैं, मतलब खालीपन हल्के का कारण होता है। पूर्णता गौरवाय भवति, और भरा हुआ गौरव का प्रतीक होता है। रिक्त सर्वो भवति लघु, खाली सब कुछ हल्का होता है, खालीपन हल्के का कारण होता है। और जल से तुम खाली रहो, तुमको मेघ अपनी इच्छा अनुसार से हवा उड़ा ले जाएगा, जिससे मेरा काम रास्ते में रह जाएगा, मेरे एचपी का क्या होगा। तो पूर्णता गौरवाय, भरा हुआ गौरव का प्रतीक होता है, और हल्कापन खाली का प्रतीक होता है, खालीपन हल्के का प्रतीक होता है। ये सब यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रश्न बन जाएगा परीक्षा के लिए। तस्या तिक्ते, तस्या किसके लिए आए हैं? रेवा नदी के लिए आया है। तिक्त माने उससे सुगंधित या उससे चरपरा। वन गज सीतम, वन की हाथियों द्वारा सुगंधित कौन है? रेवा का जल है। वांत वृष्टि, बहुवृष्टि बनेगा, वर्षा कर ली है जिसने, मेघ लिया है। जम्बू कुंज प्रतिहत रयम, जामुन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ विंध्याचल में। तो जल आदान लेकर गच्छे में जाना, गच्छे का रूप में बद्री मध्यमपुर सेवक है, यानी मेघ को किस नदी से जल लेने के लिए सलाह दी गई है? रेवा नदी से। और इसमें ये सुक्ति वाक्य है। ठीक है, रिक्ता किम भवति लघु भवति, खाली हल्का, खाली पर सब लोग हल्का का होता है। और पूर्णता या गौरवा का भवति, पूर्णता या पूर्णता गौरवा भवति, भरा हुआ गौरव का प्रतीक होता है। और यह सुक्ति वाक्य है, यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार भी हो जाएगा।
अंश अलंकार अर्थांतर न्यास अलंकार भी हो जाएगा। ठीक है, अब त्वाम पदयात्मक के लिए आया, ध्यान दीजिएगा। तस्या किसके लिए है? रेवा नदी के लिए है। गच्छे गम पुलिंग मध्यम पुरुष एवचन रूप है। वांत वृष्टि, वांत वृष्टि से गली गई वृष्टि जिसके द्वारा, वो भी समास है। अंत सारा यश तम, जल भरा हुआ है जिसके अंदर, ऐसा मेघ, बहुब्री समास है। अंत सारा यश तम, सक्षति समर्थ होगा, सबका दृढ़ प्रथम एक वचन। ठीक है, सबका दृढ़ प्रथम एक वचन। गुरु प्लस चतुर्थी वचन में जाए गौरवाय, गुरु प्लस और गौरव और चतुर्थी वचन में गौरवाय। शिल्पी संपद माने च से चतुर्थी हुआ है, तो गौरवाय में जो पूर्वतम गौरवाय में जो चतुर्थी हुआ है, शिल्पी संपद माने च से चतुर्थी यहाँ पे हुआ है। और अलंकार कौन सा अलंकार है? अर्थांतर न्यास अलंकार यहाँ पर। फिर तभी प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। इस प्रकार मेघदूत के ये पूरे 20 श्लोक कंप्लीट हुए। ठीक है, इसको दोबारा से दोहरा लीजिए, समझ लीजिए, और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। और हमेशा जितना समय बचा हुआ है उसको खूब अच्छे से पढ़िए, खूब तैयार कीजिए, और किसी के भरोसे न रहिए। ठीक है, और कहा भी जाता है इसलिए कि बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना, बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना, चलना जिसे ठोकरों ने सिखाया। और किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठ कर सोचते रहने से नहीं। तो किस्मत बदलना है, किस्मत को आगे लेकर चलना है। ठीक है, नौकरी पाना है तो क्या करना है? खूब मेहनत कीजिए, खूब परिश्रम कीजिए, और अंत में सफल हो जाइए। केवल बैठ कर सोचते रहेंगे कि क्या करें, कैसे करें, कुछ नहीं होने वाला। अब किसी के सहारे बिल्कुल नहीं, जो करना है आपको करना है, सब कुछ आपको करना है, आपको पढ़ना है। तो किस्मत के सहारे मत बैठिए, अपने कर्म के सहारे रहिए, और कर्म हमेशा सफलता देगा। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं से मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।